हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि सभ्यता क्या होता है। देखिए, सभ्यता का मतलब होता है जब मानव समूह के द्वारा जब प्रगतिशील विचार रखे जाते हैं या प्रगति की ओर बढ़ा जाता है, जब प्रगतिशील उन लोगों की व्यवस्था होती है, व्यवस्थित रूप से रहते हैं, नगरीकरण की ओर बढ़ते हैं, उन्नत कृषि, उन्नत व्यापार, ये सारी चीज़ें जब होती हैं वहाँ पे एक सभ्यता का निर्माण होता है। ठीक है। और सभ्य समाज में क्या होता है, जब उन्नत कृषि, उन्नत व्यापार, उन्नत धार्मिक जीवन, उन्नत सामाजिक जीवन जब हमें देखने को मिलता है तो वो एक सभ्य समाज और सभ्यता का एक निर्माण करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि देखिए, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि वो एक नगरीय सभ्यता थी और वो कुछ व्यवस्थित रूप से रहना सीख गए थे। फिर जैसे ही हम ऋग वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड में जब आते हैं हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग कुछ व्यवस्थित और उससे भी ज़्यादा यानी कि हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा और व्यवस्थित रूप में रहना सीख गए थे। और उत्तर वैदिक आते आते वो लोग थोड़ा आधुनिक रूप से रहना सीख गए थे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे, इसमें आज का हम लोग का टॉपिक है पूर्व वैदिक काल, यानी कि हड़प्पा काल के बाद जब जैसे मैंने बताया था कि हड़प्पा काल के अंत और वैदिक काल के प्रारंभ के बीच काफ़ी लंबा गैप है। इतिहास के दृष्टिकोण से इतिहास में वो काफ़ी लंबा गैप देखने को मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा काल में हमें कुछ व्यवस्थित रूप से सभ्यता देखने को मिलता है और ऋग वैदिक काल आते आते थोड़ा उससे ज़्यादा व्यवस्थित रूप से लोग रहने लगे थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से कुछ व्यवस्थित रूप से, कुछ प्रगतिशील विचार के साथ इस सभ्यता को हम देखते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व वैदिक काल में क्या होता है, वो लोग हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा सा आगे व्यवस्थित रूप से रहने लग गए थे और उत्तर वैदिक काल आते आते वो लोग और व्यवस्थित रूप से हमें सभ्यता यह देखने को मिलती है। और देखिए, पूर्व वैदिक काल का जो समय है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, 1500 BC से 1000 BC। ठीक है। और पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको जो इसके इतिहास को जो जानने के लिए हमारे पास स्रोत हैं वो वेद है, इसी वजह से इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। और मैंने पिछले वीडियोस में इसकी उत्पत्ति और उसके स्रोतों के बारे में बताया है। अब देखिए, हम लोग इसके राजनीतिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी सभ्यता को जानने के लिए उसकी राजनीतिक, उसके आर्थिक और उसकी धार्मिक, उसकी सामाजिक व्यवस्था को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो किस किस तरीके से आगे प्रगति कर रहे थे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे और किसी भी सभ्यता को जानने के लिए ये ज़रूरी भी है। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं, यानी पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं, जिसका समय 1500 से 1000 BC है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं राजनैतिक जीवन। देखिए, राजनैतिक जीवन में हमें हड़प्पा काल से लेकर अभी वैदिक काल तक हमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई स्रोत नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये पता कर सके कि अभी प्रजातंत्र था या राजतंत्र था उस राजनीतिक व्यवस्था। और हड़प्पा काल से और जितना इतिहास साक्ष्य हमें मिले हैं, उसके अनुमान के आधार पे हम लोग यह इतिहास जानते हैं कि अभी तक किसी भी प्रकार का राजतंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक की व्यवस्था राजनीतिक में नहीं हुई थी। तो वैदिक, लेकिन जो पूर्व वैदिक काल में, उसमें हमें कुछ
कुछ राजतंत्रात्मक की व्यवस्था देखने को मिलती है, पूर्णतः तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कुछ राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे देखिए राजनैतिक जीवन, अब इसमें देखिए ये क्या था, कबीलाई जीवन थी। ये लोग कबीला के रूप में रहते थे और बहुत सारे एक साथ रहते थे, क्योंकि झुंड बना के रहते थे, इसीलिए इनको जन कहा जाता था। ठीक है, ऋग वैदिक काल में इन्हें जन कहा जाता था क्योंकि ये कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। कबीला यानी बहुत सारे समूह में ये लोग रहते थे, इसीलिए इनको इस समय जन कहा जाता था। अब देखिए राजन, राजन हमें ऋग वैदिक काल में राजा का जो मैंने बताया ना आपको कि हमें प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाता है, जिससे हमें एक राजा का रूप देखने को मिलता है। यानी कि ये जो कबीलाई थे ये बहुत बड़े झुंड में रहते थे और इनका जो एक मुखिया होता था, मुखिया जो होता था वो राजन यानी कि राजा के रूप में होता था। और लेकिन राजा भी क्या मतलब, जैसे हम लोग देखते हैं कि आगे जो हम लोग जैसे चंद्रगुप्त पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त पढ़ेंगे, उस तरीके के राजा, इन लोग उतने शक्तिशाली राजा इस समय नहीं थे। ठीक है, आगे आगे इनका व्यवस्थित रूप राजा का मिलता है, हमें ज़्यादा शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है। लेकिन वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक काल में हमें राजा का अभी सीमित रूप देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पास अभी सीमित अधिकार थे राजा के पास पूर्व वैदिक काल में। तो देखिए हमें ऋग वेद में राजन शब्द का उल्लेख मिलता है, राजन शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ हमें राजा मिलता है। ठीक है, तो राजा का व्यवस्था हमें देखने को मिलने लगता है जिसका सीमित अधिकार हमें मिलता है। ठीक है, जिसके सीमित अधिकार होते हैं। अब देखिए राजा की सहायता, क्योंकि देखिए मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि राजा कि अभी बहुत शक्तिशाली नहीं हुआ था, वो अकेले बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख सकता था, बहुत सारी व्यवस्था को वो नहीं देख सकता था, इसीलिए उसकी सहायता के लिए सभा, समिति, विदत और गण, ये चार तरह की उस राजा की सहायता के लिए ये संस्था बनाए गए थे। ठीक है, सभा, समिति, विदत, गण। देखिए ऋग वैदिक काल से पीसीएस में, स्टेट पीसीएस, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या फिर झारखंड पीसीएस हो या फिर बिहार पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में ऋग वैदिक काल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया राजा की सहायता के लिए सभा, समिति, विदत और गण नामक संस्था बनाए गए थे। सभा क्या होता है, देखिए सभा होती है कुलीनों की संस्था थी। ठीक है, सभा कुलीनों की संस्था थी और समिति आम सभा थी। आम सभा मतलब कि सारे लोग उसमें आते थे। ठीक है, और इसमें सभा जो थी उसमें सिर्फ कुलीन वर्ग आते थे। ठीक है, और समिति में आम सभा यानी कि सारे लोग आ सकते थे उस सभा में। उस सभा में सारी जनता जो थी, वहाँ के जितने भी कबीले थे वो सारे लोग भाग लेते थे, और इसीलिए इसमें कहा जाता है कि स्त्रियां भी भाग लेती थी। मैंने बोला ना, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग इसमें भाग लेते थे, इसीलिए आम सभा के नाम से जाना जाता है। कौन सा, समिति। फिर आते हैं हम लोग विदत पे। विदत में क्या है, उपज, लूट, बंटवारा, मतलब कि कबीलाई लोगों के द्वारा उपज का जो मतलब भाग होता था उसका जब हमें बंटवारा करना होता था, या कबीलाई लोग जो लूट कर अपने चोरी से, लूट से जो भी अपना सामान इकट्ठा करते थे, उसको जब अलग अलग कबीलाइयों में उसका बंटवारा करना होता था तो उसके लिए विदत संस्था थी। ठीक है, और इसमें क्या, और जैसे नई बधू कोई आती थी, किसी की शादी होती थी, विवाह प्रथा तो शुरू हो गया था, तो उसमें क्या था कि उसके स्वागत के लिए भी यही संस्था थी, विदत, और इसमें भी स्त्रियां भाग लेती थी। ठीक है, तो देखिए, और फिर आता है गण। गण है, वैसे तो कहा जाता है कि ये भी गण भी कुलीनों की संस्था थी, लेकिन अभी हमें इसकी कोई स्पष्ट जानकारी यानी स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो सभा, समिति और विदत ये एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
सभा, समिति और विदत। तो मैंने आपको जैसे बताया, देखिए सभा और समिति को ना, सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापुत्री कहा गया है। ठीक है, प्रजा की दो पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को, किसमें? अथर्ववेद में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजा की दो पुत्रियां कहा जाता है। ठीक है, प्रजा की दो पुत्रियां कहा जाता है सभा और समिति को। फिर विदत तो मैंने बता ही दिया कि लूट बंटवारा और उपज का जो भूभाग होता है, लूट के जो सामान होते हैं उसके बंटवारा के लिए यह संस्था थी, और नई वधू के स्वागत के लिए भी यह संस्था की गई थी, बनाई गई थी, राजा की सहायता के लिए। फिर गढ़ का हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि साक्ष्य से हमें गढ़ के बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने ऐसा मत दिया है कि यह कुलीनों की संस्था रही होगी। अब देखिए अधिकारी, अधिकारी का यहाँ क्या मतलब है कि राजा अपनी सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, वो अकेले इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो अकेले चला सके किसी भी संस्था को। ठीक है, उसके लिए ये अधिकारी नियुक्त करता था। तो अधिकारी में कौन कौन थे? पुरोहित, सेनानी, पुरप और अस्पर्श। ठीक है, और इसमें सेना जो थे, राजा की कोई सेना नहीं थी, मतलब सेना की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। इसमें सेना की अभी ऋग वैदिक काल में सेना का कोई भी व्यवस्था नहीं था। फिर बलि प्रथा था। बलि का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से दिया गया कर। ठीक है, कर का मतलब टैक्स। तो स्वेच्छा से दिया गया कर, स्वेच्छा से दिया गया कर जो अपने मन से उपज का के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए जो कर दिया जाता था, वो अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दिया जाता था, तो वो बलि कहलाता था। यानी कि अभी तक जो टैक्स देने की प्रथा थी ऋग वैदिक काल में, वो अपनी मर्जी से देने की प्रथा थी। फिर इसमें न्याय का कोई लोक नहीं, न्याय का कोई व्यवस्था नहीं था। वैसे इसमें देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी ये मतलब शांति प्रिय समाज था एक प्रकार से, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या फिर इस तरीके के काम नहीं होते थे। इसीलिए अभी तक कोई ज़्यादा न्याय व्यवस्था का रूप देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए तो राजनीतिक जीवन हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। कबीलाई जीवन था, जिन्हें जन कहा जाता था क्योंकि ये लोग समूहों में रहते थे। फिर राजा की जो उत्पत्ति, मतलब राजा का जो प्रयोग मिलता है, राजा की जो व्यवस्था देखने को मिलना ऋग वैदिक काल से शुरू हो गया था, लेकिन इसके सीमित अधिकार थे। फिर राजा की सहायता के लिए सभा, समिति, विदत और गढ़ नामक संस्था बनाए गए थे, और इन संस्था को चलाने के लिए क्योंकि राजा इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो अकेले इस पूरी संस्था को देख लेता या फिर पूरे समूह को देख लेता, तो इसलिए उसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी, पुरोहित, सेनानी, पुरप और अस्पर्श। ठीक है, अब देखिए सभा को हमने देखा कि यह कुलीनों की संस्था थी, समिति को देखा यह आम सभा थी जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी, और विदत क्या है? उपज लूट बंटवारा के लिए और नई वधू की स्वागत के लिए ही विदत संस्था थी। और देखिए विदत और समिति ना दोनों में ही स्त्रियां भाग लेती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया है। तो समिति और विदत दोनों में स्त्रियों की भागीदारी हमें देखने को मिलता है। विदत और समिति में स्त्रियों की भागीदारी देखने को मिलता है। फिर मैंने बताया कि गढ़ का कोई हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है क्योंकि साक्ष्य से अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि यह कुलीनों की संस्था रही होगी। ठीक है, अधिकारी के बारे में मैंने बता दिया, सेना की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी, न्याय व्यवस्था नहीं था अभी तक, और बलि की जो प्रथा थी वह अपनी मर्जी से देने की प्रथा थी जो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, समाज समतावादी था, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था। ठीक है, जब ऋग्वेद में ऐसा मिलता है कि
उसमें जैसे कि एक ही परिवार के कोई बढ़ई थे, तो कोई जैसे कोई लकड़ी का काम करते थे, कोई किसी भी तरीके का दूसरे काम करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित था, कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है, जाति के आधार पे नहीं, ठीक है। अब देखिए 10वें, और ये इसका जो वर्णन हमें मिलता है वो 9वें मंडल में मिलता है। कर्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, कर्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 9वें मंडल में है, और पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मिलती है हमें, ठीक है। अब देखिए दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन यह जो वैदिक काल में, जो ऋग वैदिक काल में दास प्रथा था, वो बहुत ज़्यादा मतलब इन दासों का शोषण नहीं किया जाता था। जैसा कि हमें यूरोप के जो सभ्यता देखने को मिलती है, उसमें जो हमें दासों का वर्णन मिलता है, वहाँ पे काफ़ी शोषण किया जाता था दासों का। लेकिन ऋग वैदिक काल में दास प्रथा तो मिलता है, लेकिन उनके ज़रूरत पे उन्हें से सिर्फ काम ज़रूरत पड़ने पे लिया जाता था, शोषण नहीं किया जाता था, ठीक है। तो परिवार, फिर देखिए परिवार कुल सबसे छोटी इकाई थी, परिवार को ही कुल कहा जाता है, ठीक है। परिवार या कुल जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी, समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होता है, ठीक है। जो कि अभी भी वर्तमान समय में भी किसी भी समाज को, देखिए मैंने बोला ना, जहाँ मानव समूह रहते हो वो एक सभ्यता, वो एक समाज बनता है, और जब समाज प्रगतिशील की ओर बढ़ता है तो वो एक सभ्यता बन जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्तमान समय में भी हम लोग देखते हैं कि परिवार कुल ही सब समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि ऋग वैदिक काल से चला आ रहा है। हड़प्पा काल में भी हम लोग देखते हैं कि परिवार ही सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परिवार या कुल जो थी वो समाज की सबसे छोटी इकाई थी, पितृसत्तात्मक परिवार था, ठीक है। स्त्री का उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। देखिए वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग से, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर और आगे आगे जैसे जैसे हम लोग देखेंगे स्त्रियों की जो मतलब शिक्षा थी, स्त्रियों की जो स्थिति थी ना, उसमें कमी आती गई है। हड़प्पा सभ्यता में अच्छी थी स्त्रियों की स्थिति, फिर वैदिक काल में अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में अच्छी थी, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे का काल आता है, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें बहुत ही गिरावट आती गई है, ठीक है। और आधुनिक काल आते आते स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरा हो गया था, मतलब कि स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम हो गई थी, ठीक है। तो लेकिन वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। जैसे देखिए उपनयन संस्कार स्त्रियों का होता था एवं शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। अब देखिए पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा थी। पुनर्विवाह मतलब विधवा होने के बाद जो विवाह किया जाता है उसे पुनर्विवाह कहा जाता है। अंतरजातीय विवाह थी, यानी कि उन लोग अपने दूसरी कास्ट में भी शादी कर सकते थे, ठीक है। नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा थी। नियोग का मतलब होता है कि जब जैसे कि किसी भी स्त्री का अगर पति मर जाता था तो वो अपने देवर के साथ शादी कर लेती थी, वो उसे नियोग प्रथा कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा की हमें प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए दहेज प्रथा, बाल विवाह निषेध था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी होने का सबसे बड़ा कारण था दहेज प्रथा का निषेध था और बाल विवाह का निषेध था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति में काफी मतलब गिरावट हमें देखने को मिलती है
और आधुनिकीकरण यानी आधुनिक इतिहास को जब हम देखेंगे या आधुनिकीकरण की जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, स्त्रियों की जो भागीदारी है समाज में वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए जो ऋग वैदिक काल की महत्वपूर्ण स्त्रियां थी उसके उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, गार्गी, मैत्री और कात्यायनी। ठीक है, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन के लिए ये पाषाण नृत्य, संगीत आदि का उपयोग करते थे। जैसे अब देखिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। ठीक है, ये लोग अभी कृषि से पूर्णतः परिचित नहीं थे, यानी कि कृषि के इनके पास बहुत सारे साधन नहीं थे। और उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि कृषि ही इनकी प्रमुख अर्थव्यवस्था का साधन हो जाता है। लेकिन अभी ये लोग पशुपालन पे आधारित है, पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। अब देखिए पशुओं में सबसे ज्यादा अगर ये लोग किसी का पशु का पालन करते थे तो वो गाय थी, और गाय ही इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ठीक है, गाय को इन लोग अपनी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार मानते थे। तो गाय को इन लोग अघन्या देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता है, अघन्या कहा जाता है। और अघन्या का मतलब होता है जो मारने योग्य न हो, जिसे मारा न जा सके, वो अघन्या। और गाय, इन लोग गाय को मारना बिल्कुल मतलब मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि देखिए एक तो गाय को इन लोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानते थे, और इन लोग का जो प्रिय पशु भी था और व्यापार का भी माध्यम था, और अर्थव्यवस्था के लिए भी ये लोग गाय पे ही आधारित थे, इसीलिए इसको अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब जो मारने योग्य न हो। गाय को ऋग वैदिक काल में अघन्या कहा गया है, और अघन्या का मतलब जो मारने योग्य न हो। ठीक है, देखिए गाय का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाय को मैंने बताया ना माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए ऋग्वेदिक में ऋग्वेद में 176 बार प्रयोग किया गया है गाय का। ठीक है, और घोड़े का प्रयोग ये लोग रथ के लिए करते थे। ठीक है, रथ का प्रयोग शुरू हो गया था, जो कि घोड़े का प्रयोग ये लोग रथ बनाने के लिए करते थे, और ये इनका प्रिय पशु था। ठीक है, कृषि का महत्व कम था। मैंने बताया ना कृषि इन लोग नहीं, पशुपालन पे आधारित थे, कृषियों की इनको विशेष जानकारी नहीं थी। तो जिससे लेकिन हमें चौथे मंडल में कृषि का 24 मंत्र मिलते हैं, कृषि से संबंधित 24 मंत्र मिलते हैं ऋग्वेद के चौथे मंडल में। ठीक है, अब देखिए उद्योग सीमित था, व्यापार आंतरिक होता था। उद्योग भी अभी उतने नहीं होते थे, व्यापार भी लोग सिर्फ आंतरिक व्यापार करते थे, और मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। ये मुद्रा है, मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। किसी भी प्रकार के मुद्रा का प्रचलन अभी तक हमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए धार्मिक जीवन जो कि वैदिक काल का या ऋग वैदिक काल का कहें या वैदिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि वैदिक काल जो है वो धार्मिक परिप्रेक्ष्य से सबसे महत्वपूर्ण होता है। इनकी सभ्यता पूरी की पूरी ही धर्म पे आधारित थी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में ये लोग प्रकृति पूजन और बहुदेववादी थे, यानी कि ये लोग बहुत सारे देवताओं को मानते थे और प्रकृति पूजन करते थे। ये लोग प्रकृति की पूजा करना ज़्यादा अच्छा मानते थे और बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, देवताओं को मानते थे। और इनकी देवताओं की जो थी वो 3 श्रेणियाँ थी। कौन कौन सी? अंतरिक्ष, पृथ्वी देवता और आकाश देवता। ठीक है, इन लोग अपने देवताओं को 3 भागों में बांट दिए थे, एक अंतरिक्ष देवता के रूप में, एक पृथ्वी देवता के रूप में और एक आकाश देवता के रूप में। अंतरिक्ष देवता में देखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अंतरिक्ष देवता में इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी में क्या थे? अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। और आकाश में सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु। ठीक है, अब देखिए
इंद्र जो है वो सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्र इन लोगों के सबसे प्रमुख देवता थे। इसका जो ऋग्वेद में 250 बार हमें वर्णन प्राप्त होता है। अग्नि इनके मध्यस्थ देवता के रूप में थे, ठीक है। वरुण में क्या, वर्षा के देवता। देखिए मध्यस्थ देवता का क्या मतलब हुआ, इंद्र इनके सबसे प्रमुख देवता के रूप में थे, और मध्यस्थ देवता के रूप में हुआ कि इन लोग जैसे मानते थे कि ये मध्यस्थ का मतलब होता है मीडिएटर का मतलब होता है कि जैसे ये लोग, जैसे इन लोगों को अगर इंद्र से कुछ वरदान मांगता था तो ये अग्नि के द्वारा मानते थे, ठीक है। तो अग्नि जो थे इनकी अपनी बातों को पहुंचाने का, भगवान तक का माध्यम मानते थे ये अग्नि को, ठीक है। उसको मध्यस्थ मीडिएटर कहा जाता है। और वरुण वर्षा के देवता, मैंने बताया प्रकृति की पूजन करते थे, यानी कि ये, क्योंकि देखिए उस समय को जो लोग थे वो प्रकृति पे निर्भर थे और ये प्रकृति का पूजन करते थे, और वरुण को ये वर्षा का देवता मानते थे। सविता, ये लोग गायत्री मंत्र, ठीक है, सविता को ये गायत्री मंत्र, देखिए मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, सविता गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, किस देवता को समर्पित है, सविता। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, सविता को। और ये क्या, चमकता सूर्य, सविता का मतलब होता है चमकता सूर्य, मित्र मतलब उगता सूर्य, ठीक है। और पूषण, ये लोग पशुओं और औषधि की देवता। देखिए ये जितने भी देवता को आप देखेंगे ये प्रकृति से रिलेटेड है, क्योंकि ये लोग प्रकृति पे निर्भर थे और प्रकृति की पूजन करते थे। सोम वनस्पति देवता के रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए इन लोग नदियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। नदियों में प्राचीन काल में इस समय में मतलब वैदिक पीरियड में सरस्वती नदी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में थी, और सरस्वती नदी सबसे प्राचीन नदी है, ठीक है। सबसे प्राचीन नदी के रूप में सरस्वती नदी है। और सरस्वती, इसको देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सरस्वती नदी के बारे में, जिसे नदी तमा कहा जाता था, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए नदी जो है, सरस्वती नदी सबसे प्रमुख नदी थी इस समय ऋग्वैदिक काल में, प्रमुख नदी, ठीक है। और इसे नदी तमा कहा जाता था। देखिए इससे सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद आता है गंगा नदी, ऋग्वैदिक काल के सबसे पवित्र नदी में थी, ठीक है, पवित्र नदी में। इसके अलावा सिंधु नदी, ठीक है, शतुद्री आदि नदियों का वर्णन है। लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध नदी थी उस समय की वो सरस्वती नदी थी, ठीक है। सरस्वती नदी सबसे प्रमुख नदी, सबसे प्रसिद्ध नदी था, जिसे नदी तमा मतलब नदियों में उत्तम, ठीक है, ये सरस्वती नदी को मानते थे। और गंगा को सबसे पवित्र नदी मानते थे। और देखिए गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में, एक बार उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा का सबसे कम बार किसका उल्लेख मिलता है, गंगा नदी का। लेकिन गंगा इन लोग पवित्र नदी मानते थे और सरस्वती नदी को ये लोग प्रमुख नदी मानते थे, जिसे नदी तमा कहते थे। नदी तमा इसलिए, नदी तमा का मतलब होता है नदियों में उत्तम। और उसके अलावा भी महत्वपूर्ण नदियां थी सिंधु और शतुद्री, ठीक है। अब और इन नदियों का वर्णन जो है हमें वो उत्तर वैदिक काल में और व्यवस्थित रूप से और अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक काल के राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक चरण, ठीक है, इसकी व्यवस्था के बारे में। अब अगली वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल में, जो कि इससे थोड़ा आधुनिकीकरण है, इससे थोड़ा हमें और व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।